हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीटेट पीवाईक्यू की सीरीज और आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यहाँ पर हम 2023 का सेट ए ऑफ पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, मेनली उसका सीडीपी सेक्शन। करेक्ट। सो कंटिन्यू करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो अनुभवात्मक अधिगम है, किस पर जोर देता है। ठीक है, ये कॉल्ब की एक थियरी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कॉल्ब्स लर्निंग थियरी। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अगर आपको ये कॉल्ब की थियरी नहीं भी आती है तो भी आप इसको आसानी से इस आंसर को दे सकते हो। बेसिकली एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, राइट। इट मीन्स द कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, के शिक्षक का जो है सिखाने पर, बच्चे के सीखने पर नियंत्रण होना चाहिए। द रोल ऑफ रेनफोर्समेंट इन लर्निंग, कि क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे को किस तरीके का रेनफोर्समेंट मिल रहा है उस पर निर्भर करती है या रेनफोर्समेंट की भूमिका होती है। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कि अगर आप आलोचनात्मक तरीके से बच्चे की लर्निंग का चिंतन करें या उसको महत्व दें तो क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग उस पर स्ट्रेस करती है या उस पर जोर डालती है। फोर्थ इज लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, कि लर्निंग एक क्या है, एक उत्पाद है बजाय के एक प्रक्रिया के। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर फोकस करती है। द राइट आंसर इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, कि किस तरीके से बच्चा लर्न कर रहा है, क्या क्या उसको उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चे का क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ कमियां रह गई हैं, क्या ड्रॉबैक्स है और क्या इसके पॉजिटिव साइड्स है, हर तरीके से, हर रूप से उसको देखना, वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस चीज पर फोकस करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। कॉल्ब्स लर्निंग थियरी जो है वो बच्चे के एक्सपीरियंस, जैसे कि उसके थॉट्स, इमोशन और एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है और उस पर किस चीज, उसकी लर्निंग पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर फोकस करता है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय डेविड ए कॉल्ब इन 1984 में इस थियरी को डेवलप किया गया बाय डेविड ए कॉल्ब। इस थियरी के अंदर मेनली 4 स्टेजेस हैं या 4 कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इनके वर्ड से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जब आपको कोई भी चीज सामने दिख रही है, ठीक है, आप उससे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे के सामने मान लीजिए कोई गाय है और बच्चा उसको देख रहा है, तो उसको एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो दैट इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। सेकेंड इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जहां पर हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिव्यू या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो स्टेज होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, आपने कोई भी चीज सीखी और फिर आप बच्चे से पूछो अच्छा ये क्या है, देन द चाइल्ड सेज के काउ है ना, और आप उसको हॉर्स दिखाते हो ऑन द अदर साइड, तो बच्चा उसको रिफ्लेक्ट करता है, डॉग को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके बाद थर्ड पर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जहां पर बच्चा अपनी लर्निंग को कंक्लूड करता है या अपने एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड करता है इन अ फॉर्म ऑफ समरी, है ना, कंक्लूड करना। दैट इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जब बच्चा दिमाग में सोच रहा होता है ना। इसके बाद है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इट मीन्स जहां पर बच्चा ट्राई आउट करता है बाय एक्सपेरिमेंटिंग, जो भी उसने सीखा है ना। अगर वो उसको ट्राई करे और उस एक्सपेरिमेंट को करे, उसको करके देखे, बेसिकली बाय डूइंग जो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें और भी वो हैं आपके टर्म्स हैं, जैसे अकोमोडेटिंग, डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग, साथ में ये प्रोसेसिंग, क्वांटिनम, एक साथ है ये, एंड दिस इज परसेप्शन क्वांटिनम। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। व्हाट इट सेज इज दैट, जैसे कि वन सेकेंड, आई विल जस्ट इरेज दिस ऑल। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि कॉल्ब्स लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बेसिकली, अगर आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पर फीलिंग लिखा हुआ है कि बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है ना, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका परसेप्शन क्या हुआ है। क्योंकि अगर उसने काऊ को देखा है तो उसने परसीव किया है कुछ, करेक्ट, तो उसका परसेप्शन क्वांटिनम है ये वाला पार्ट। ये जो दोनों पार्ट है ये परसेप्शन पर आते हैं। ठीक, अब ये परसीव हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर बच्चा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेता है कोई काऊ को देखकर, तो वो उससे क्या फील कर रहा है, उसकी क्या थिंकिंग हो रही है, तो ये दोनों चीजें परसेप्शन क्वांटिनम में आपकी आ जाएंगे। अब उसने जो चीज देख ली है, अब उस पर वो ध्यान देता है
है ना, उस पर वो रिव्यू करता है कि अच्छा आज मैंने क्या देखा था, ये तो काऊ की सेम पिक्चर है जो मैं फोन में देख रहा हूँ, या ये जो फ्लैश कार्ड मेरे सामने रखा है ये तो मैंने वहां देखा था, है ना। तो जब बच्चा डाइवर्ज करता है अपनी थिंकिंग को, जो उसने सीखा, जो उसने देखा, उसी को वो बाद में सोचता है, उस पर विचार करता है, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब उसने वो कर लिया, अब उसके बारे में सोच रहा है, उसका गहन चिंतन कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है, उस चीज को अपने दिमाग में बिठा रहा है, दैट इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। और उसी को वो करके देखता है ना। ही स्टार्टेड डूइंग दैट। जब वो डू कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है, तो वो उसको कन्वर्स कर रहा है, एंड देन और वो उसको अपनी मेमोरी या अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी लर्निंग के अंदर स्टैब्लिश कर लेता है, दैट इज अकोमोडेशन या अकोमोडेटिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को क्लियर कर लें तो उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि डाइवर्जिंग और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में, ये जो है आपका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में, बच्चा क्या करता है, चीजों को फील करता है, देखता है ना। उसके पास कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है और वो चीजों को देखता है बाद में। अच्छा, आज आपने मान लीजिए आपने फील्ड ट्रिप कराई है बच्चों को, ठीक है, आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए, वहां पे आपने उनको ट्री दिखाया, आपने फ्लावर्स दिखाए, आपने गार्डन दिखाया, एंड आपने दिखाया, बच्चे ने यहाँ पे देखा, उसके बाद उसने घर आके आपने क्या किया, बच्चों को पिक्चर्स भेज दी उनके फोन पे या जैसे भी आप भेजते हैं, आपने पिक्चर चिपका दी उनकी कॉपी के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल। तो बच्चा वहां पे जाके उसको देख रहा है। तो ये बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे बच्चे ने चीजों को परसीव भी किया और प्रोसेस भी किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने जो प्रोसेस किया, अब आपने क्या किया, उसके सामने एक वर्कशीट दे दी अगले ही दिन। उसमें आपने बोला, उसमें आपने पिक्चर्स जो है वो अलग अलग तरीके की पिक्चर्स चिपका दी। कोई आपने टॉल ट्री रखा, कोई छोटे छोटे फ्लावर्स रखे अलग अलग कलर के। तो बच्चा वहां पे उस चीजों को सोचता है कि अच्छा ये मैंने कल क्या देखा था, है ना। अगर वो मान लीजिए आप उससे लिखवा नहीं रहे तो आप बुलवा रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, बच्चों पहचान के देखो इसको। तो बच्चा उसके बारे में सोचता है, he started thinking and started watching all these things। तो ये उसका परसेप्शन क्वांटिनम इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि आपने कुछ मटेरियल जो है वो बच्चों के सामने रख दिए अगली क्लास में, टू टू एक्चुअली गिव द फिक्सेशन जो भी आपने कराया, तो आपको फिक्स करनी है उसकी लर्निंग। अब आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें रख दी, छोटे छोटे पेटल्स रख दिए और अलग कॉन्क्रीट फ्लावर्स रख दिए, आपने आपने ग्रीन जो है ग्रासेस वहां पर रख दी, ग्रीन कलर रख दिया और बार्क ऑफ द वुड रख दिया। तो अब बच्चा क्या करेगा, अब अपने आप से उसको बना के देखेगा, है ना। हर कोई अपनी ड्राइंग में अपनी या तो ड्राइंग करेगा या फिर कोई मॉडल बनाएगा। तो वो हम लर्निंग को क्या करते हैं, उसके उसमें उसकी थिंकिंग में अकोमोडेट कर देते हैं बाय एक्टिव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है, प्रोसेस करता है, वो उसको फील करता है और उसको करता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करता है। और जब ये चीजें बच्चा सीख जाता है, जब अपने दिमाग में अपनी लर्निंग में रख लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह जब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो रहा है और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो रहा है, तो बच्चा परसीव कर रहा है चीजों को, ठीक। और जब वो कुछ कर रहा है या सोच रहा है उसके बारे में या उसको देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग कॉन्टिनम। अगर आपको क्लियर हुआ हो प्लीज लेट मी नो, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? Okay, so यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मार्क है, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं वैसे कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड है जिससे कि हम बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या प्रभावी तरीका कौन सा है। डिस्करेजिंग, ये पहले ही नेगेटिव है। अगर आप बच्चे को किसी भी तरीके से डिस्करेज करोगे, है ना, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और फोकस को अगर आप डिस्करेज करोगे तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव सेंस है। अनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कि आप उनको अनकरेज कर रहे हो, पर किस चीज के लिए कर रहे हो, कि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दे, कि उनको कठिनाई समस्याओं, जो कठिन समस्या है उनको छोड़ दे, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें बच्चों को हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सिखानी है। इसके बाद प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, अगर हम उनको रेडीमेड सोल्यूशन ही दे देंगे तो जो उनकी थिंकिंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती, तो ये भी गलत हो गया। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें कि वो विचार मंथन कर सके, है ना, सोच सके कि किस तरीके से हम इसका सही आंसर निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके के हिंट्स या गैस जो है अगर वो देते हैं, उससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है
करेक्ट। अगर मान लीजिए आप अपनी क्लासरूम में हैं और आप कहते हैं कि बच्चों आज ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई हैड दिस प्रॉब्लम, कि क्या कोई बच्चा इसमें मेरी हेल्प कर सकता है, अब मैं क्या करूं। अगर आप पूछ कर देखेंगे एट दैट टाइम ओनली, आपके पास बच्चों के इतने सारे रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, मैम हम वहां ट्राई कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। दे विल गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप उनके इंट्यूटिव गेसेस को लीजिए, आप उनको विचार मंथन करने दीजिए। दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आप बच्चों को देते हो, जिससे कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी ऑप्शन ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आप इस पे फोकस नहीं कीजिएगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझते हैं, यहाँ पर आपको एक असर्शन दिया है और एक उसका रीजन दिया है, एक कथन दिया है और उसका कारण दिया है। अब आपको पहचानना है, ठीक है। Teachers should create a meaningful environment which seeks active participation and encouragement of all children. कि टीचर को एक ऐसा मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एक ऐसा सक्रिय रूप से जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, बच्चे एंगेज रहें, है ना, अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, इस तरीके का मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसका तर्क क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। कि अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो क्या बच्चे लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। करेक्ट। तो मुझे तो ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं और इसका जो आंसर है वो यही है कि ये दोनों ही ठीक है और आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पर हम बच्चों को इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जहां पर बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें इंगेज होगा, तो ऑफ कोर्स वो बच्चा सीखने के लिए और ज्यादा जागरूक हो जाएगा और ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक उस पर भी मार्क ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। कि इनमें से कौन सा सीखने के पाठ्यक्रम में योगदान नहीं देती है, कौन सी चीज नहीं देती है? पहला ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड डीकॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आपको कोई चीजें दी गई हैं, आप उसको 1 2 3 4 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसे करके आपने अपने लर्निंग को क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। पहले मैं ये चैप्टर करूंगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ करूंगा। ठीक। फिर आपने कैटेगराइज कर दिया कि ओके, अगर ये चीज है तो मैं इसमें से एक्सरसाइज नंबर 1 को पहले करूंगा, फिर 2 को, ऐसे कैटेगराइज कर दिया आपने, है ना, कि अगर इसके क्वेश्चंस है तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा और अगर इसके थियरीज हैं तो मैं पहले कर लूंगा। फिर आप कॉन्सेप्ट जो है उनको फॉर्म करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है आपका। उसके बाद डीकॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है, क्या आप उसके ही कॉन्सेप्ट को बदलना चाहेंगे? नहीं ना, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो पढ़ रहे हैं, क्या आप उसको रिलेट करेंगे या आप उसको डिसरिलेट करेंगे? तो आप उसको रिलेट करेंगे। तो इसीलिए जो डीकॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो सही आंसर हो जाएगा। असंबंधीकरण मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप हर एक डॉट को उसमें कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, कि अच्छा फिर ये हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ओके 1947 में ये हुआ, 1915 में संविधान आया, इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको संबंध जो है उसके डीकॉन्सेप्चुअलाइज करने लगो या उसके जो संबंध है उनको रिमूव करने लग जाओ, तो लर्निंग जो है वो बेटर नहीं होगी। तो सीखने के पाठ्यक्रम में इसका योगदान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 5 की तरफ, जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों को चिंतन करना जिसमें आवश्यक हो जाता है या बच्चों के चिंतन को रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस? कि क्या ये बच्चे के जो बच्चे की थिंकिंग है उसको खुद को रिफ्लेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देगा? पढ़ते हुए चलें कि नाउन और वर्ब्स के बीच जो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब? सिंपल सिंपल है, ये रिलेशन बताना है इसमें और इसमें डेफिनेशन बताना है वर्ब का। तो ये तो रटी रटाई सी चीज हो जाएगी। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस? कि आप चेंज कैसे करोगे वर्ब को प्रेजेंट टेंस में? वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, 1 2 3, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करोगे? ये फिक्स्ड रूल है, एक आपको एक फिक्स्ड पैटर्न है जो आप याद करते हैं और आप उसको चेंज कर सकते हो आराम से। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो थिंकिंग है वर्ब्स को लेकर कैसे चेंज हुई है जब आपने क्लास शुरू करी थी और अब वो कितनी बदल गई है और क्या बदला है।
यहाँ पे एक तरीके का ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना। बच्चे क्या करेंगे, अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा था जब स्टार्टिंग में वो आए थे, तो उनको वर्ब्स की कितनी नॉलेज थी, उन्होंने वर्ब्स को, उनके फॉर्म्स को सीखा है या पढ़ा है, और वो कैसे चेंज हुई हैं विद द टाइम। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे वो अपनी ही थिंकिंग को। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड एज पर द आंसर की, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो तीनों ही क्वेश्चन है इसमें और फोर्थ में ये डिफरेंस है कि ये जो है ये एक जनरल फॉर्मूला पर काम करते हैं ना, एक जनरल पैटर्न जो है, जो भी आप सीखते हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चंस हैं। वेरएज अगर आप इसकी बात करें तो ये एक जनरल थिंकिंग है बच्चों की, और हर बच्चे की अलग होगी ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जहां पर बच्चे अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई थिंक वी हैव डन द 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज टुडे, और उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, एंड आई विल सी यू इन अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।